मुहूर्तोत्थाय वृत्तं पंच नमस्कृति कोऽहं कः मम धर्म किं वृत्तं चेति परामृशेत्। मोक्षार्थियों, उपचार से भी क्यों न हो, व्यवहार से भी क्यों न हो, इष्ट यदि हमें कोई है तो आत्मा की ये 5 विकसित अवस्थाएं जिन्हें पंच परमेष्टि कहते हैं। वैसे परमार्थ से, निश्चय से, वास्तविक रूप से यदि विचार किया जाए तो जगत की कोई भी वस्तु न ही इष्ट है और न ही अनिष्ट। एक दिन मैं आपको ये कह रहा था, शायद शेक्सपियर का ये कोट है, ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस, इट इज द माइंड दैट मेक्स द हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ करती। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है और अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर भी यही काम किया है संसार की वृद्धि का। खैर, ये तो हमारा माइंडसेट है, कभी कोई वस्तु इष्ट लगती है, कभी अनिष्ट लगती है। उसी माइंडसेट को तो क्रैश करना है, तोड़ देना है। और उपचार से भी क्यों न हो, ये 5 परमेष्टि ही हमारे लिए आराध्य है। कोई विकार, कोई परद्रव्य ये हमारे लिए इष्ट नहीं है। ये हमने पंच परमेष्टि पाठ में देखा। डॉक्टरी, इंजीनियरी, लाखों करोड़ों रुपयों का धन, गोल्ड, लैंड, प्रॉपर्टी, राज्य पद, मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, ये कोई भी जगत के जितने भी पद हैं वे मंगल, उत्तम और शरण नहीं है। मंगल, उत्तम और शरण आत्मा की ये विकसित अवस्थाएं हैं और भगवान का उपदेश देने वाले ये ग्रंथ है। ये हमने 4 मंगल पाठ में देखा। उपदेश के अधिकारी, ऑथोराइज्ड स्पीकर तीर्थंकर है, इसलिए उनको हमने विशेष आहुति दी, विशेष अर्घ्य चढ़ाया उनके लिए, क्योंकि उनका महती योगदान है, वाइटल कंट्रीब्यूशन है उनका हमारे मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए। वे न होते तो उपदेश हमारे सामने आता नहीं, ग्रंथ लिखे जाते नहीं, इसलिए तीर्थंकरों को एक अर्घ्य चढ़ाया गया। लेकिन देव शास्त्र गुरु, पंच परमेष्टि और तीर्थंकर भगवान के अभाव में हमारा कल्याण कैसे होगा? तो हम सरीकों ने एक पाषाण में स्थापना निक्षेप के तहत भगवान की स्थापना करके अपना भावों की वृद्धि का एक साधन बनाया। और हम सब छद्मस्त जीव है, इंद्रिय ज्ञान हम पर हावी है और हमारा इंद्रिय ज्ञान कोई मूर्तिक वस्तु पाने के लिए छटपटाता है। ऐसा साधन ढूंढता है जिससे हमें विरक्ति की ओर बढ़ने का कोई अवसर मिले, और वो साधन हमें मिला है जिन बिंब, जिन प्रतिमा के नाम पर। इसलिए देव दर्शन के पाठ में हमने जिन प्रतिमा का रहस्य, उनका शास्त्रीय अन्वेषण भी किया, उसका महत्व भी देखा। लेकिन पंच परमेष्टियों को जानने का फल क्या है? स्वयं को और पर को जानना, आपा पर को जानना। आत्मा को जिसने नहीं जाना उसका पंच परमेष्टि को जानना भी बेकार और निरर्थक है, अधूरापन है। इसलिए भगवान को जानना, भगवान का दर्शन पूजन तभी तक सार्थक है जब तक जीव अपने तक लौट कर नहीं आता। इसलिए मैंने कहा था, जिसके अंत में आप हो ऐसे अप्तों के दर्शन हमें करने हैं। यदि उसके अंत में आप नहीं आता हो, आत्मा नहीं आता हो, ऐसे देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजन भी निरर्थक है।
ये हमने जीव अजीव पाठ में देखा। आज नया पाठ हमें प्रारंभ करना है, दिनचर्या। मोक्षार्थियों, मुझे याद आता है कभी आपकी उम्र का भी मैं था और मैं मेरे अपनी 6th क्लास में पढ़ता था। समय सुबह का था, 11 बजे का असेंबली का टाइम था और मैं स्कूल में गया था। असेंबली भरी थी, 800-900 बच्चों का हमारा बहुत अच्छा सुनहरा अनुशासित अध्यापकों के देखरेख में, निर्देशन में चलता हुआ ये बहुत सुंदर स्कूल था। प्रार्थना प्रारंभ हुई, असेंबली प्रारंभ हुई और हिंदी के एक विद्वान शिक्षक आगे आए। उस दिन हिंदी दिन था और वे शिक्षक बोलते समय ये बोले, उस दिन पहली लाइन ये बोले असेंबली में, आज हम हिंदी दिन को मनाकर क्या हिंदी को दीन नहीं कर रहे हैं? आप मराठी भाषी हो, थोड़ी सी काना मात्रा आप कम समझते हो। अब दिन और दीन का अर्थ अंतर समझते हो ना अच्छे से बच्चों? दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है दरिद्रता। इतना तो आप समझ रहे होंगे। हिंदी अध्यापक वे ये कह रहे थे, आज हम हिंदी दिन मनाकर क्या हिंदी को दीन नहीं बना रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पर 365 दिन हिंदी बोली जानी चाहिए थी, ये हमारी मातृभाषा है, यह हमारी मदर टंग है, ऋषि महर्षियों के प्राकृत संस्कृत से प्रसूत हुई ये हिंदी है। उस हिंदी का भी हमें दिन रखना पड़ता है अलग सा। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। What about 364 days? हम अन्य भाषाओं पर तो फ्रेंच जर्मन पर तो कमांड करना चाहते हैं, जापानीज इंग्लिश पर तो अधिकार स्थापित करना चाहते हैं और हिंदी पर तो साधारण रूप से भी पकड़ नहीं है हमारी। आश्चर्य तो तब हुआ था जब देवेगौड़ा नाम के प्राइम मिनिस्टर हुए थे और वे ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे बच्चों जिन्हें हिंदी आता ही नहीं था और जिन्होंने केवल स्पीच पुरता थोड़ा थोड़ा सीखना चालू किया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रारंभ किए थे कुछ स्पीचेस हिंदी में देना। एनीवे, मैं आपको आज उस शिक्षक की याद दिलाकर, शिक्षक की उस पंक्ति की याद दिलाकर आज मैं अपने परिवेश में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बोला था शिक्षक ने उस दिन मंच से? हिंदी दिन को हम दिन नहीं बना रहे क्या? हम हिंदी दिन मनाकर हिंदी को फोकस करने की कोशिश में, अरे फोकस करने की जरूरत है क्या हमारे भारतवर्ष में? हिंदी दिन मनाकर हम हिंदी का महत्व स्थापित करना पड़ रहा है भारतवर्ष में। यह हमारी दीनता है। ऐसे दुर्भाग्य के दिन आने नहीं चाहिए। एंड व्हाट अबाउट 64 डेज? 364 दिन हिंदी का क्या होगा? ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार आज दिनचर्या पाठ पढ़ाते समय मुझे उस पंक्ति की याद आ रही है और मुझे कहना जरूरी लग रहा है। आज हम यथार्थ दिनचर्या को भूलकर हम दिनचर्या की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आप आसपास नजर उठाकर देखिए, आज सर्वत्र आपको दुख ही दुख देखने को मिलेगा। आज के लोग, आज का जन समुदाय बहुत परेशान है। हालांकि पंचम काल के जीव तो इस संसार और उसमें संसार के जीव तो वैसे ही परेशान रहते हैं। क्या कहा बच्चों? संसार के जीव तो वैसे ही परेशान रहते हैं। जब तक मुक्ति नहीं तब तक परेशानियों का अंत होता भी नहीं है। हम चाहे जितनी खटपट कर ले, वैसे संसार तो है ही परेशानियों का आयतन, अतः ये है ही अनायतन। बट उसमें भी आज के आदमी का हाल ज़्यादा ही खराब हो गया है, ज़्यादा ही हतबल हो गया है। जितना चेंज 2600 वर्ष में नहीं हो पाया था,
उतना चेंज 50-100 साल में हमें देखने को मिल रहा है। 2600 साल क्यों कहा बच्चों? 2600 साल पहले एक बहुत अच्छा काल चल रहा था। हालांकि चतुर्थ काल तो चल ही रहा था, तीर्थंकरों का वास था। और आप जानते हैं जब तीर्थंकर होता है लौकिक रूप से और अलौकिक रूप से दोनों प्रकार से समृद्धि बनी रहती है। अकाल दुर्भिक्ष ये सब तीर्थंकरों के काल में कुछ भी नहीं हुआ करते हैं। और लोकोत्तर के रूप से भी विचार करें तो लोग इतने निष्प्रही होते हैं, अधिकांश जन विरक्त होते हैं, मुनि दीक्षा अंगीकार करके ही वे चैन पाते हैं। ऐसे ही घर में मरने वालों की संख्या नहीं के बराबर होती है। अधिकांश जन मुनि होकर ही समाधि लेते हैं, घर में मरने वालों की संख्या 100 में 1-2 रहती है, वो भी मजबूरी में कोई प्रसंग पड़ जाए तो। एनीवे, मैं ये कह रहा हूं आपको, जितना चेंज 2600 साल में नहीं हो पाया था उतना चेंज इस 50-100 साल में हुआ है। जितना बदलाव इस समाज में, इस संसार में सैकड़ों पीढ़ियों ने नहीं देखा था, वह बदलाव वर्तमान की 1-2 पीढ़ी ने देखा है। अब देखिए, किसी के घर में यदि दादा पड़दादा होंगे, पड़दादा, तो वे पड़दादा जरूर कहेंगे हमारे टाइम में ये सब नहीं था, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, कंप्यूटर और लैपटॉप्स का तो काम ही नहीं था। तब आम तौर पर एजुकेशन का भी कोई इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं था तब, और बिना एजुकेशन के ही लोग सुख चैन से रहने की एक कला जानते थे। और तब की ये स्थिति थी, एक गांव होता था, एक गांव के बीच एक चबूतरा होता था, एक पेड़ होता था। जैसे यहाँ पर पेड़ के आसपास एक चबूतरा है, वहाँ पर काफ़ी लोग जम जाते थे, पंचायत बैठती थी और घंटों लोग गपशप में लगा देते थे। और लगभग ऑक्यूपेशन लोगों का खेती किसानी ही रहा करता था, और उनका लक्ष्य एक ही था, हमें खाना पड़ रहा है, मजबूरी में खा रहे हैं, जीने के लिए खाना पड़ रहा है। उनकी बहुत मांगे नहीं हुआ करती थी और बचा खुचा समय वे धर्म आराधना में बिताते थे। ना ही लाइट का जमाना था, इसलिए ना वॉशिंग मशीन का काम था, ना आपकी मिक्सी का काम था, ना जनरेटर की आवश्यकता पड़ती थी, ना हीटर कूलर की आवश्यकता पड़ती थी, ना एसी की आवश्यकता पड़ती थी, और ना ही बिजली के बल्ब की। सूर्यास्त होने पर सब ये बात जानते थे और बड़ी आसानी से रात को अपने निकाल लेते थे। और पहले जमाने के लोग स्वस्थ और निरोगी भी रहा करते थे, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। खैर, मैं तो आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जिस काल में आप खड़े हो आप शायद कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे 100 साल पहले का कैसा चित्र रहता था। ये जैसे टार रोड आज दिख रहे हैं आपको, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ऊपर कुछ चीज उड़ती दिखाई दे रही है, पानी में कुछ चीज तैरती दिखाई दे रही है, ऐसे रेल वगैरह, ये सब कुछ 200-400 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, और फिर भी आदमी बहुत संतुष्ट और मस्त चंगा रहता था। खैर, मैं तो आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, बावजूद इसके आज का आदमी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का मरीज हो गया है। आम जन, जैसा मैंने थोड़े टाइम पहले भी कहा था, 100 में से आज 60 से 70 जन आज शिकार है विक्टिम के, एंजाइटी के, टेंशन के, फटीग के। और लगभग लोग आज छोटे छोटे बच्चे भी, लगभग मैं समझता हूँ 7-8 साल के बच्चे भी ये कहना सीख गए हैं, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बड़ी आकुलता हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे बोर हो रहा है, मुझे घर के बाहर निकलना, मुझे घूमने जाना, मुझे पिकनिक जाना, मुझे पार्क्स जाना, मुझे गार्डन जाना। छोटा छोटा बच्चा भी बोलने लग गया आजकल। नहीं तो टेंशन यह शब्द मरते दम तक भी बूढ़ों में दिखाई नहीं देता था। और इसी के फलस्वरूप आज का युवा, जो आप बच्चों हो ना, अभी लगभग आप बच्चों में देखो, सम्यत को देखो, उसका चश्मा देखो, उसकी आंखें देखो, पीछे अर्णव को देखो, सत्कार को देखो इस तरफ, और अभी बहुत जन ऑन द वे, रास्ते पर है। क्या ये उम्र है चश्मा लगने की? आज हम आपके सामने बैठे,
हमें कोई चश्मा नहीं है। आज हम देखते हैं 8-10 साल के बच्चों के ही चश्मा लगने लगता है। कितनी उम्र है संवेद आपकी? 14। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, केवल 1 साल का बच्चा है मंगलायतन में, 1 साल का, और उसको बहुत भारी नंबर का चश्मा है। अभी 4-4, 5-5 साल के बच्चों के बाल सफेद होने लगते हैं। 25 साल का लड़का हो जाता है, उसके गाल अंदर चले जाते हैं, उसके आंखें अंदर चली जाती है, झुर्रियां आने लगती है। जैसा तेज होना चाहिए था वैसा तेज आज गायब हो गया है। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने थोड़े टाइम पहले भी आपको कहा था, एक बार अहमदाबाद में हम घूम रहे थे, जब नदी समुद्र के किनारे आकर खड़े हो गए तो हमने देखा पुलिस की काफी गश्त है। पूछने पर पता चला आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट होने से यहाँ पर पूरी पुलिस की गश्त है। रिवर फ्रंट पर रिजल्ट के दिन पुलिस की गश्त क्यों? क्योंकि रिजल्ट के दिन अधिकांश युवा वर्ग, अधिकांश तरुण वर्ग, बाल वर्ग, जिनकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं है, वे सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुसाइड्स ने, डिवोर्सेस ने, एबॉर्शंस ने आज हमारी जैन ध्वजा मलिन कर दी है। मैंने थोड़े टाइम पहले भी आपको यह कहा था बच्चों, एबॉर्शन केसेस में, एबॉर्शन जानते हैं आप लोग? एबॉर्शन मतलब गर्भपात। एबॉर्शन जैसा हीन कृत्यों में आज जैनियों का दूसरे नंबर पर स्थान है। पहले स्थान पर हिंदुओं का नंबर है, दूसरे स्थान पर जैनियों का नंबर है। सुनकर ताज्जुब होगा, मुसलमानों का स्थान 10वें स्थान पर है। उनके यहाँ एबॉर्शंस वगैरह नहीं होते हैं। और हम जैनी इसीलिए पढ़े लिखे हैं क्या? लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा जैनियों का माना है। बाकी सभी कम्युनिटी के कंपैरिजन में लिटरेसी रेट लगभग 98% लिटरेसी जैनियों में मानी गई है। खैर, लेकिन लिटरेसी का फल यह था। एनीवे, आप लोगों ने यह भी सुना होगा बच्चों, आज 40 और 35 की उम्र में ही ब्रेन हेमरेज, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक्स जैसी बीमारियां हो रही है। 30-30 साल में ही कैंसर वैंसर हो जाता है और अंतिम स्टेप में चला जाता है और डॉक्टर भी जवाब दे देता है। ये जो सीन सिनेरियो आज हम देख रहे हैं वो बड़ा दर्दनाक है। और फिर भी आज आदमी 12 घंटे नहीं, आज 18 घंटे कमा रहा है। और घर का एक व्यक्ति नहीं, घर के सभी व्यक्ति मिलकर यही काम करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं, पहला वो जमाना था जब एक जन कमाता था और 10 जन बैठकर खाते थे। आज ये जमाना है 10 जन है तो 10 जन को कुछ ना कुछ कमाना है, कुछ ना कुछ कमाना है, कुछ नहीं तो ऑनलाइन कमाना है, और सुखी संतुष्ट एक जन भी नहीं है। अब देख पा रहे हैं आज किस दौर से हम गुजर रहे हैं। और आज आमदनी का मोटा हिस्सा, मेजर पार्ट ऑफ विच वी अर्न, 60-70% आज रिजर्व किया जाता है मेडिकेशन के नाम पर। मेडिकेशन समझते हो बच्चों आप? मेडिकेशन, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स। तो हमें ये लग रहा है मेडिक्लेम पॉलिसीज, तरह तरह की पॉलिसीज आई है, एक्सीडेंट पॉलिसीज, फलाना पॉलिसी, फलाना पॉलिसी, ये बीमार होने पर ऐसा मिलेगा, ये मरने पर ऐसा मिलेगा, और वो होड़ लग रही है क्योंकि सभी जन जानते हैं किसी उम्र में कुछ भी हो सकता है आजकल। खैर, इन सब परिस्थितियों के चलते हुए हमें यह लग रहा है सभी जन दुखी है तो जरूर डॉक्टर्स और फार्मिस्ट्स ये सुखी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर्स और फार्मिस्ट्स स्वयं दुखी है, वे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। फिर आखिर प्रश्न ये उत्पन्न होता है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े क्रिकेटर तक, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक, अब जानते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े हीरो एक्टर्स जो कितने जनों के दिल की धड़कन बन चुके हैं, वे भी रातों रात सुसाइड कर लेते हैं। बीच में केसेस हुए थे, आप जानते हैं ना। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता इस धर्म मंच पर, लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है बच्चों।
अब 20 साल पहले उठाकर देखो, 40 साल पहले उठाकर देखेंगे आप, तो आप पाएंगे 20-20 मंजिल से छलांग लगा कर सुसाइड्स किए हैं ये एक्टर एक्ट्रेस ने। हीन अधिक रूप से जिसे हम क्रिकेटर्स कहते हैं और लाखों करोड़ों की जिनकी कमाई है, वे भी बाथरूम में फूट फूट कर रोए पाए गए हैं। सचिन तेंदुलकर ही एक बार बाथरूम में फूट फूट कर रोता हुआ पाया गया जब वो डिप्रेशन का मरीज हो गया। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं। खैर अभी बात आई है तो ये भी कह दो, अमिताभ बच्चन बिग बी जो आज किंग माना जाता है इस फील्ड का, सालों तक रिवॉल्वर लेकर तकिए के नीचे सोते थे और सुबह 5 बजे कभी चर्च की चक्कर काट रहे, कभी मस्जिद की चक्कर काट रहे और गली गली घूम रहे, गंडा ताबीज जो कुछ बना सो। जिसको हमने ये जाना ये आदमी सुखी होगा तो हमने पाया, नजदीक जाकर देखा, दूर के ढोल सुहावने, द ग्रीनरीज ऑन द अदर साइड, हमने पास जाकर देखा तो हमको ये ख्याल में आ रही है तो ये भी आदमी दुखी है। जब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर के पद से हट गए थे तो उनकी एक इंटरव्यू ली गई थी और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, आज मैं बहुत इजी फील कर रहा, आज ये बाहर से मैं मुक्त हो गया हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। एनीवे, हम ये पा रहे हैं जितने भी जन आज है दुखी है। अभी नाउ ये मैं सब इतना क्यों बता रहा हूं, इनका मूल रीजन जब हम ढूंढने जाए, जब डॉक्टर्स के पास जाते तो डॉक्टर्स लगभग एक बात बताते हैं, बच्चों मैं मेरा पाठ प्रारंभ कर रहा हूं, गेट फोकस्ड। डॉक्टर्स एक ही बात कहते हैं, आज के आदमी के लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। क्या कहते हैं वे? एक ही बात कहते हैं, लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। इसलिए आज का पाठ दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए उसके लिए है। यह 100% धार्मिक परिवेश का पाठ नहीं है, थोड़ा लौकिक परिवेश का भी पाठ है। लेकिन जो लौकिक परिवेश की बातें होती है वो हमारा चरणानुयोग वैसे ही कवर करता है। लौकिक बातें हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा आचार विचार कैसा होना चाहिए, यह कोई लौकिक शास्त्र ही नहीं बताते हैं। हमारा चरणानुयोग के ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार, ज्ञानानंद श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, वसुनंदी श्रावकाचार, ये जितने भी श्रावकाचार के ग्रंथ हैं हमारे सामने, उन सब में ये सब कलाएं सीखने मिलती है। पूरे लौकिक का ज्ञान हमारे चरणानुयोग के ग्रंथ से भी मिलता है। तो जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो बीमारियों की वजह क्या बताते हैं डॉक्टर्स आजकल? लाइफस्टाइल बिगड़ गई है आज के आदमी की। प्लीज अगेन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, डॉक्टर्स और फार्मिस्ट सुखी है ये मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि लाइफस्टाइल की परिभाषा वे ही बेचारे नहीं जानते। वे ही नहीं जानते जो मैं अभी कहूंगा, कब क्या क्या करना चाहिए, तो वे कहां से सुखी होंगे। लाइफस्टाइल किसे कहते हैं, दिनचर्या किसे कहते हैं, ये मैं जैन ग्रंथों के आधार से कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। इन शॉर्ट मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूं, द वे ऑफ थिंकिंग एंड द वे ऑफ कंडक्ट, एंड दोनों का मिक्सचर, इसे कहते हैं लाइफस्टाइल। क्या कहा बच्चों? द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ कंडक्ट, एंड प्लस दोनों का इंटर रिलेशन, थिंकिंग अकॉर्डिंग टू आवर कंडक्ट एंड कंडक्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर थॉट प्रोसेस। आप नहीं समझ रहे ये मैं जानता हूं। वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ कंडक्ट मतलब क्या? वे ऑफ थिंकिंग मतलब हमारी विचारधारा, वे ऑफ कंडक्ट मतलब हमारी आचार धारा, विचार पक्ष और आचार पक्ष, और दोनों का आपसी संबंध। क्योंकि हमारी विचारधारा बहुत कुछ हमारे आचरण पर निर्भर करती है और हमारा आचरण बहुत कुछ हमारे विचारधारा पर निर्भर करती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं बीच में ही। महात्मा गांधी जी एक जेल में
गए। उनके लगभग बच्चों हजारों दिन जेल में बीते हैं अपने जीवन के। कितने? लगभग आप काउंट करेंगे उनके जीवन काल के लगभग 4000 दिन जेल में ही गए हैं। 4000 दिन मतलब कितने होते हैं बच्चों? लगभग 10 साल उनके जेल में ही गए हैं, और जिसमें उन्होंने आधा टाइम तो उनका उपवास में गया है पूरा। लगभग 5-1 साल उनके जीवन का काल उपवास में ही गए हैं, अनशन में ही गया है। एनीवे, गांधी जी को जब एक जेल में लेके गए तो उनको एक तख्त दिया गया, बेड दिया गया कि ये आपका पलंग होगा। महात्मा गांधी जैसे उस पलंग पर बैठे कि 1 सेकंड में उठ गए और बोलने लगे, नहीं मुझे ये जगह नहीं चाहिए। अरे मैं बोलना नहीं चाहता, तुम्हारा घर है ये? नहीं, कहते मुझे और कहीं भी रख दो आप, मैं यहां नहीं बैठ सकता। क्यों? तो उन्होंने ये कहा कि मुझे यहां पर विचार ठीक नहीं आ रहे हैं। विचारों का मरण ही हमारा मरण है, विकारों का होना ही हमारा घात है, विषय कषायों का होना ही हमारा पराभव है। बच्चों, दरिद्रता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती, रोग भी कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन जब आपको विकार होने लगता है, क्रोध मान माया लोभ, तो आप स्वयं से ही त्रस्त रहते हो। आपको अच्छा जीवन भी आपको दुख कर लगने लगता है। आपको लगने लगता है मैं मर जाऊं। और कोई दरिद्री हो और फिर भी सुख चैन से रहने की कला जानता हो, कोई, आप समझ रहे, कोई रोगी हो और तब भी सुख चैन से जीना जानता हो सकता है। गांधी जी ने तुरंत कहा, मुझे यहाँ पर विचार ठीक नहीं बन रहा है, मुझे बड़े खराब विचार आ रहे हैं। जब पूछताछ की तो पता चला उसी स्थान पर अभी एक बहुत बड़ा हत्यारा, जिसके अभी रिहाई हुई है अथवा फांसी हुई है, उसका यही बेड था। उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हो बच्चों सभी, उनका इम्पैक्ट, उस क्षेत्र का इम्पैक्ट हमारे विचारों को असर करने लग गया। फिल्म थिएटर में जाते हैं तो वैसा ही भाव होता है, पर्टिकुलर म्यूजिक सुनते हैं वैसे ही मटकने का भाव होता है, वैसे ही अंग हिलाने का, थिरकने का भाव होता है, और भगवान के मंदिर में जाते हैं वैसे ही शांत रस बहने लगता है। थोड़ी भी डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं होती कान को। यह क्षेत्र का अपना एक फल होता है। कितने जन समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं, लाइफस्टाइल जिसे समझाने में समर्थ नहीं है आज के डॉक्टर्स, मैं एक सिंपल वे में आपको लाइफस्टाइल समझा रहा हूं। पहले परिभाषा में बाद में बताऊंगा। मैंने क्या कही इन शॉर्ट क्या बताया लाइफस्टाइल आपको? कोई बताएगा? बोलो। वे ऑफ थिंकिंग एंड द वे ऑफ कंडक्ट। द वे ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट मतलब आचरण, कंडक्ट कहते चारित्र को। अपने 3 शब्द जरूर सुने होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे राइट फेथ, अपराइट फेथ, अपराइट बिलीफ, अपराइट नॉलेज एंड अपराइट कंडक्ट। सम्यक चारित्र, कंडक्ट का अर्थ होता है चारित्र, और वैसे अभी लौकिक अपेक्षा से आचरण। और मैं अभी एक बात कह रहा था, हमारी विचारधारा आचरण से प्रभावित होती है थोड़ी बहुत। जैसी कंपनी में हम रहते हैं, जैसा हम बोलचाल करते, जो हम देखते सुनते हैं, वैसा विचार हमें होने लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारा विचार यदि अच्छा हो तो अच्छा ही आचरण हमसे बन पड़ता है। इसलिए ये इंटर रिलेटेड है, इनका आपस में संबंध है। वे ऑफ थिंकिंग का और वे ऑफ कंडक्ट का, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप है, को रिलेशनशिप है, और इनका तालमेल जमाना, विचार का और आचार का तालमेल जमाना ही लाइफस्टाइल है। कितने जन समझ रहे हैं? मैं थोड़ी सी टेक्निकल परिभाषा यहाँ पर बताऊंगा। मुझे यह परिभाषा कहीं मिलती नहीं थी। मैंने मंगल प्रज्ञा जब लिखा
तब दिनचर्या पाठ में जो परिभाषा लिखी वो मैं आपको बता देता हूं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, ये तो दिन की परिभाषा हुई, आप समझ गए होंगे। देखो दिन की भी परिभाषा न्यारी न्यारी है बच्चों, दिन की परिभाषा है न्यारी न्यारी। जैसे रात्रि भोजन का प्रकरण चल रहा था, तो वहां पर दिन की परिभाषा क्या की थी हमने? सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के पहले उसे कहते दिन, और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक उसे कहते हैं रात। इसलिए हम जैनी लोग पानी की एक बूंद भी सूर्यास्त के बाद लेने में खून के सेवन का अनुभव करते हैं, और हमारे ग्रंथ में सब उल्लेख मिलते हैं। मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता, मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि दिन की परिभाषा वैरी होगी प्रसंग टू प्रसंग। जैसा प्रसंग होगा वैसे परिभाषा वैरी होगी, डिफर होगी। आज दिनचर्या पाठ में मैंने दिन की परिभाषा क्या बनाई? सुबह उठने से लेकर, अभी ये दिन सूर्योदय की बात नहीं है, यहां पर कब से चालू होगा दिन हम जल्द ही देख लेंगे। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जिन कार्यों को, जिन एक्टिविटीज को, जिन प्रवृत्तियों को, जिन कार्यों को नियत समय पर करने से, नियत समय ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर, क्योंकि कोई काम विशिष्ट समय में ही करना चाहिए, वो अच्छी दिनचर्या की मांग है। जिन कार्यों को नियत समय पर करने पर ही हमारा जीवन स्वस्थ, निराकुल, निश्चिंत और सुखी रहता है, उसे दिनचर्या कहते हैं। स्वस्थ कहकर मैंने शारीरिक स्वास्थ्य की बात कही, निराकुल सुखी कहकर टेंशन फ्री की बात कही। दो प्रकार की चीजें हैं बच्चों, एक आधि और एक व्याधि। अब जानते हैं आदि व्याधि का अर्थ जानते हैं? कोई बताएगा? नहीं बताएगा कोई। आधि मतलब और व्याधि मतलब, चलो देख कर बताओ कोई भी। हाँ बोलो बोलो। मानसिक रोग और शारीरिक रोग। बोलो। आदि मतलब मानसिक रोग और व्याधि मतलब शारीरिक रोग। सही बोल रहे, देख कर पढ़ो वहां से। अरे भले आदमी, आदि मतलब क्या लिखा है? मानसिक रोग। व्याधि मतलब क्या लिखा है? शारीरिक रोग। आपने उल्टा बोला क्या? सही बोला। आदि मतलब शारीरिक रोग, व्याधि मतलब मानसिक रोग है। आदि व्याधि एक ही चीज नहीं है बच्चों, आप पकड़ रहे मेरी बात को? एक भाई, और दिनचर्या हम यथार्थ पालते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दरअसल लोग ये कहते हैं शरीर ठीक रहना जरूरी है, ठीक रहेगा तभी तो हम धर्म कर पाएंगे। लेकिन मैं उल्टी बात कहता हूं, मैं ये कहता हूं आपकी मानसिक स्थिति यदि ठीक होगी, आपकी विचारधारा यदि सशक्त होगी, धर्म यदि आप करते रहेंगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमने एक पाठ पढ़ा था बच्चों जब हम स्कूल में थे, बहुत याद आती है स्कूली जीवन की। हमने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की थी, आज भी पूरे पाठ याद है आपको। एक पाठ पढ़ा था हिंदी में, मिट्टी के लड्डू। क्या पढ़ा था? मिट्टी के लड्डू। एक बार की बात है, एक लड़की की, छोटी लड़की की माँ मर गई। उसे घर में सौतेली माँ आ गई। सौतेली माँ उसके प्रति बहुत अन्याय करती और उसको बहुत परेशान करती, यहाँ तक कि समय पर उसे खाने भी नहीं देती, और फिर भी और बहुत काम कहती उसे। और बाप भी बेचारा मजबूर, वो भी कुछ नहीं कर पाता था, और वो बहुत काम देती थी, फिर भी वो हट्टी कट्टी और निरंतर चेयरफुल, खुश रहती थी वो छोटी बच्ची। तो बड़ी जलन होती थी सौतेली माँ को। तो उसे एक दिन ये लगा
आखिर ये खुश रहती क्यों है। तो उसने भोजन और घटाया और उसको भोजन देना ही बंद कर दिया। तो उसको ये लगा हम भोजन नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं और से जुगाड़ कर रही हो और से खाने की व्यवस्था कर रही हो। तो उसे एक दिन ये लगा ये गाय जो हमारी चराने जाती है शायद उसका दूध निकाल कर पीती होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर भूखी रखती हूँ उसको और फिर भी वो इतनी अच्छी कैसे रहती है। तो उसने छुप छुप कर देखा, तो उसने ये पाया 2-4 दिन उसने देखा ये दूध भी नहीं पी रही गाय का, तो इतनी खुश क्यों रह रही है। तो वो क्या करती थी, नदी के किनारे जो रेती होती ना, एकदम सॉफ्ट रेती मुलायम, उसके बनाती थी लड्डू और लड्डू खाती थी और स्वस्थ रहती थी। मिट्टी के लड्डू उस पाठ का नाम था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आपका मन स्वस्थ है तो मिट्टी के लड्डू क्या कुछ न खाकर भी आप मस्त रहेंगे। भगवान कहाँ कुछ खाते हैं हमारे। और यदि आपकी संतोष बुद्धि नहीं है, कितना भी खा जाओगे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा ही नहीं कहता है साइंस, उस खून का जहर हो रहा है कहते हैं, क्योंकि आपका टॉक्सिक इमोशंस ने, कषायों ने घर बना लिया है आपकी आत्मा में। खैर, मुझे परिभाषा कोई बोल के दिखाए जरा दिनचर्या की, बिना देखे कौन बोलेगा। टेक्निकल परिभाषा, वो तो सिंपल वर्ड्स में मैंने कही थी। बोलो सिद्धांत। सुबह उठते ही रात को सोने तक और जिन कार्यों को नियतिक समय। चलो अच्छी कोशिश है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जिन कार्यों को नियत समय पर करने से हम स्वस्थ, सुखी, निराकुल और निश्चिंत रह सके, उसे कहते हैं दिनचर्या। अभी दिनचर्या पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। मैंने दिन का भी अर्थ बताया और चर्या का भी अर्थ बताया आपको। हालांकि हमारी चर्या में विचारधारा प्रधान है। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं ना बच्चों आजकल, सकारात्मक सोच। बी पॉजिटिव कहते हैं ना, बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी पेसिमिस्टिक। आज जो कहते हैं ना सकारात्मक सोच होना चाहिए, निगेटिविटी नहीं होना चाहिए उसका ये इतनी सी अर्थ है कि हमारा विचारधारा भी सशक्त होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि केवल बाहर की एक्टिविटी आप करते रहेंगे और उसके प्रति आपको आस्था नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। और एक उदाहरण देता हूं बच्चों, ग्वालियर के घटना की मैं बात करता हूं। ग्वालियर में एक बार एक आदमी बारिश आने वाली है ये जानकर थोड़ा सा रूफ को थैच्ड कर रहा था। कुछ समझ रहे? थैच्ड रूफ समझते हो? नहीं समझते हो? कंक्रीट का रूफ नहीं, घास फूस का रूफ बनाते हैं ना झोपड़ी वाले, आपने देखा होगा। थैच्ड रूफ कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? थैच्ड रूफ। तो वो उनको तो हर साल अपना अपना रूफ बनाना पड़ता है, क्योंकि साल भर में वो विदर आउट होता है, नई घास डालनी पड़ती है। कितने जन ने नोट किया इस बात को? देखा होगा आसपास अपन लोगों ने। हाँ, तो उस आदमी को क्या हुआ देखिए। उस आदमी को एक बार वो छत ठीक कर रहा था तो उसको अचानक कुछ ऐसी चीज दिखी जो कुछ यहां से वहां चली गई और कुछ मूवमेंट नजर आया। वो देखते देखते रह गया, लेकिन उसको बहुत ढूंढा, उसे कुछ मिला नहीं। उसने सोचा चलो कोई चीज़ होगी, छिपकली होगी, कोई चूहा, कुछ बात होगी। तो उसने वहाँ पर कुछ कपड़े की चिंदियाँ लगा कर उसे पैक कर दिया और रूफ तैयार कर दिया उसने। अब ये बात पक्की थी, जो चीज़ बाहर पैक की है उसने, वो बाहर तो आ नहीं सकेगी, वो अंदर अंदर मर जाएगी। ये तो कोई जिंदा चीज़ होगी तो, लेकिन उसको ये भी भरोसा नहीं था कि ये जिंदा ही चीज़ है क्या। वह नीचे उतर आया, अपना अपना काम करने लग गया। फिर 2 साल के बाद फिर ऊपर चढ़ा, फिर ऊपर वो अपना अपना रूफ जमा रहा था।
शायद वो भूल गया कि 2 साल पहले मैंने यहाँ पर कुछ कॉर्क के रूप में कुछ रखा था दबाने के लिए। उसने उसको निकाला, उसको कुछ पता ही नहीं चला क्यों रखा था, क्या रखा था। उसने निकाला तो उसे वहां पर मरा हुआ सांप दिखा। इतनी सी बात है, क्या दिखा? तो मरा हुआ सांप दिखा उसको, और अब यकीन नहीं मानेंगे, उसको जहर चढ़ गया, वो मर गया आदमी। ऐसा हो सकता है बच्चों? माइंड सेट, क्या कहा? माइंड सेट। हम जैसा सोचने लगते हैं वैसा होने लगता है। जहर वैसा तो नहीं चढ़ा होगा, लेकिन फियर का जहर चढ़ने लगा। फियर समझते हो? फियर, हो मुझे सांप मेरे हाथ से गए तो अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो 2 साल के बाद भी मर गया। अब देख रहे हैं हमारे प्रथमानुयोग में कहानी आती है बच्चों। 2 भाई थे, और 2 भाई राज्य के दावेदार थे। उम्र में छोटे थे, लेकिन सिंहासन पर अभी चाचा बैठे थे, और चाचा इस बात को जानते थे। सच्चे दावेदार इस सिंहासन के ये 2 भाई बच्चे, शुभचंद्र और भर्तृहरि। तो उन्होंने क्या किया, चाचा ने सोचा कि इनको खत्म कर दिया, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सिंहासन हमें वैसे ही मिल जाएगा। तो उनके भोजन में जहर मिला दिया। सॉरी, शुभचंद्र और भर्तृहरि की कथा नहीं है, और कथा है। दोनों के भोजन में जहर मिला दिया। अभी जब दोनों भोजन करने लग गए, अटपटा तो दोनों को लगा। तो एक जन ये बोला, भैया मानो न मानो, इसमें कुछ दाल में काला है, इसमें जहर मिलाया गया है, हमें मारने का षड्यंत्र चल रहा है। और वैसे ही ये बदबू बहुत टाइम से आ रही है यहाँ वहां से, इस षड्यंत्र की बू बहुत टाइम से आ रही है। और आज मुझे यकीन हो रहा है इसमें जरूर कुछ न कुछ डाला है। हमें ये भोजन नहीं करना चाहिए और हमारे इलाज करना चाहिए फटाफट। चाचा का ये षड्यंत्र है। चाचा ने जरूर जहर डाला है इस राज्य को हथियाने के लिए। दूसरा भाई बोला, तू कैसी बात करता है? हमारा चाचा, जिन्होंने हमें हमारे पिताजी के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद छत्र छाया बनकर जूझ रहे हैं हमारे लिए, रात दिन एक कर रहे हैं हमें बड़ा करने के लिए, वे हमें कैसे मार सकते हैं? कदापि नहीं, वे जहर नहीं दे सकते। अब जिसको ये लग रहा था ये जहर है, वो तो मर गया बच्चों। और जिसे पक्का विश्वास था कि ये जहर नहीं हो सकता, वो जहर खाकर भी उसको असर नहीं हुआ उतना। ऐसा हो सकता है बच्चों। साइकोलॉजी, क्या? साइकोलॉजी। समय सार में तो उदाहरण भी दिया है। जिसे शराब पिलाई गई धोखे में, उसको चखती नहीं है, उसको अटल श्रद्धा ने मैं शराब नहीं पीता, शराब मुझे छू नहीं सकती। किसी में धोखे में भी पिलाई हो उसको, और उसको पता नहीं हो ये शराब है, तो उस पर चढ़ेगी नहीं। आपको यकीन हो रहा है बच्चों मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? क्यों कह रहा हूं इतना सारा? आप में से कोई नहीं बताएगा क्यों कह रहा हूं इतना सारा। क्यों कह रहा हूं? दिस इज ऑल अबाउट आवर माइंड सेट, हमारी मेंटेलिटी, हमारी विचारधारा। हमारी विचारधारा यदि सशक्त हो, तब तो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती है। इसलिए जो भी एक्टिविटीज़ हम करते, भले बाहर की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन विचारधारा बड़ी निगेटिव हो आपकी, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। करना आपको लगेगा मैं तो प्रक्षाल कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको इसका फल नहीं मिलेगा। और मजबूरी में कोई खराब काम कर रहा है और निरंतर वो घुट रहा है अंदर में, उसको लग रहा है मुझे कहाँ करना पड़ रहा है, वो स्वस्थ रह सकता है। इसीलिए प्रवृत्ति के बराबर अथवा प्रवृत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी विचारधारा।
लाइफस्टाइल और कुछ नहीं है, आपका आचार पक्ष और आपका विचार पक्ष और दोनों का बराबर संगम। और नियत समय पर हम प्रारंभ करते हैं दिनचर्या को। आपका दिन कैसा होना चाहिए? मैंने पहले ही एक प्रिकॉशन दे दिया आपको। कौन सा प्रिकॉशन? विचारधारा आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो बाहर का कुछ भी फल नहीं होगा। मैं आपको विचारधारा कैसी होनी चाहिए ये भी थोड़ा बताऊंगा। कितने जन सोच रहे हैं कि हम चालू कर सकते हैं? वैसे 15 मिनट बचे हैं हमारे पास। मैं जितना भी टाइम है 5-10 मिनट ही लूंगा, मैं प्रारंभ कर लेता हूँ। दिन का प्रारंभ कैसे करें मैं आपको बताता हूँ बच्चों। मैंने मंगलाचरण में एक छंद बोला, कितने जन ने उसे सुना अच्छे से? ये जो मंगलाचरण मैंने बोला ना बच्चों, ये सागर धर्मामृत नाम का एक ग्रंथ है। कौन सा? सागर धर्मामृत। सागर मतलब कोई बताएगा? सागर, ये शब्द आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये हमारे टर्म्स है जो केवल जैनियों में है। सागार और अनगार, सागार और अनगार। सागार कहते हैं श्रावक को, अनगार कहते हैं श्रवण को, अनगार कहते हैं मुनि ऋषियों को, संतों को, और सागार कहते हैं गृहस्थों को, श्रावक को। हाउस होल्डर एंड अ मंक। सागार समझ में आता है? सागर धर्मामृत नाम का एक ग्रंथ। इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या होगी बच्चों? इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या होगी? कैन एनीवन ट्राई? आप बच्चों कुछ कहने की, बोलने की कोशिशें किया करो। जो चूकने से नहीं डरता उसी के सही मार्ग पर बढ़ने के अवसर होते हैं। आप थोड़ी कोशिश करो कुछ। आप आसपास तो कहीं आ जाएंगे। बोलो आर्यन। श्रावक की दिनचर्या। हाँ, श्रावक को कैसा पेश आना है? आप बोलो। हाँ, श्रावक को कैसे पेश इनका आधा पॉइंट दे दो इनको। यह श्रावकाचार का ग्रंथ है। क्या कहा? श्रावकाचार का ग्रंथ। आपको कोई वर्कलोड नहीं लगता नहीं है करने में? और एक बात समझ लो, आपको पढ़ने के अलावा यहाँ पर कुछ भी इम्पोजिशन नहीं है आपको। आप मालिक हो आपके मन के। आप समझ रहे? जैसे मैंने आपको ये कहा, ये तख्त उठाकर यहाँ से वहाँ रखना है, तो कोई भी नहीं उठे यदि, तो मुझे नाराजी नहीं होगी, क्योंकि आपका मूल उद्देश्य यहाँ आने का पढ़ना है, पढ़ना, और जैन दर्शन के अनुसार आचरण करना है। यह नहीं होगा तो नाराजी होगी। जय जिनेंद्र भी नहीं होगा हमको तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ाई तो होगी ही होगी बच्चों। चलिए, मैं कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? सागर धर्मामृत श्रावकाचार का ग्रंथ है। उसका ये श्रावकाचार, ये सागर धर्मामृत ग्रंथ पंडित आशाधर जी ने लिखा है। लगभग 11वीं-12वीं सदी में लिखा है। आशाधर जी एक बहुत बड़े विद्वान होके गए हैं। उन्होंने काफी ग्रंथ लिखे और बहुत विद्वत्ता भरा उनका लेखन पाया जाता है। इस सागर धर्मामृत के 6वें अध्याय में उन्होंने श्रावक की दिनचर्या का वर्णन किया है। एक अध्याय केवल दिनचर्या के लिए लगा दिया उन्होंने, और उसका मंगलाचरण बहुत सुंदर छंद से किया है। उसी छंद से किया है जिसे मैंने मंगलाचरण बनाया है। और लगभग 3-4 सेशंस जितने भी मेरे होंगे दिनचर्या में, मंगलाचरण के रूप में मैं इसी छंद को बोलूंगा, जो सागर धर्मामृत के 6वें अध्याय का मंगलाचरण है दिनचर्या का। वो मंगलाचरण क्या कहता है बच्चों? ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वृत्तम पंच नमस्कृति। पहली लाइन अनुष्टुप छंद है।
नमः समय साराय। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप संस्कृत में सैकड़ों प्रकार के छंद है। इसे कैसे गाना वो मैं आपको बता रहा हूं। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वृत्तम पंच नमस्कृति, पहली लाइन। इसका अर्थ देखते नहीं तो छंद पूरा करते। कोहम कह मम धर्म वृत्तम चेति परामृशेत। इसका अर्थ देखेंगे अभी। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, अर्थ क्या हुआ बच्चों? टू स्टार्ट विथ, कोई बताएगा? आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। लोग इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। ब्रह्म संबंधी, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं हमारे आचार्य, क्या कहते हैं हमारे विद्वान? ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर, फिर उठकर क्या करना वे आगे की बात करते रहेंगे। तब तक हम पहले ये तो देखें ब्रह्म मुहूर्त आखिर कहते किसको है? ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त मतलब किसे कहते हैं बच्चों? देखो, घंटा आदि आदि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है। क्या कहा? ये लेटेस्ट डिस्कवरीज है। ये हमारे प्राचीन नाम ग्रंथों में घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, अयन, संवत्सर ये नाम मिलते हमारे मूल ग्रंथों में। मूल वोकेबलरी हमें पता होना चाहिए बच्चों। संवत्सर किसे कहते हैं? संवत्सर आपको पता नहीं। संवत्सर मतलब एक वर्ष। संवत्सरी मनाते हैं ना बच्चों। संवत्सरी कितने जन ने सुना है शब्द संवत्सरी? केवल 2 जन ने सुना है संवत्सरी। संवत्सरी मतलब साल में एक बार। साल में एक बार क्या जी? ऐसा होता है, साल में एक बार बड़ा प्रतिक्रमण होता है, वार्षिक प्रतिक्रमण। जैसे आपका अकाउंट का होता है ना, इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरे जाते हर साल, अकाउंट देखा जाता है, लेखा जोखा, ITR फाइल किया जाता है साल के एंड में, मार्च एंडिंग में। फाइनेंशियल ईयर मार्च को पूरा होता है कहते। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? उसी प्रकार संवत्सर हमारा वर्ष है। क्या? आज वर्ष पूरा हुआ हमारा। ये कब वर्ष पूरा होता है बच्चों? कोई नहीं बता रहा है। वर्ष हमारा जैनियों का पूरा होता है। अरे अभी अभी आपको बताया गया था, श्रावण कृष्णा एकम को हमारा साल प्रारंभ होता है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को हमारा साल प्रारंभ होता है। तो साल पूरा कब होगा अब बताइए? अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। कौन बताएगा? बोलो मामा जी। ये दीपावली को चालू होता है ना अपना महावीर जयंती से। वो तो अभी अभी अपन प्रचलन चल पड़ा है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जो वर्ष पूरा हुआ मानते, वो वीर संवत की अपेक्षा, महावीर निर्वाण की अपेक्षा। बट अनादि निधन लॉ, क्या कहा? अनादि निधन लॉ यदि हम देखते हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक हमारा वर्ष प्रारंभ होता है श्रावण कृष्ण एकम से। और इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूनम को क्या कहा बच्चों? एक बड़ा प्रतिक्रमण होता है। चौमासे की स्थापना वगैरह सब अभी होता है। समझ रहे हैं बच्चों? जो चालू होना है, जो इम्पोर्टेंट मुनिराजों को कहा विहार करना है, तो इस साल वर्ष का बड़ा प्रतिक्रमण होता है, उसे कहते हैं संवत्सरी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? खैर मैं तो इन बातों को आपको नहीं बताना है। एक घड़ी मतलब कितना बच्चे?
एक घड़ी मतलब 24 मिनट, एक मुहूर्त मतलब कितना 48 मिनट, पहर मतलब कितना 3 घंटे। ये तो पता होना चाहिए बच्चों आपको। हमारे यहाँ सब कुछ जैसे कहेंगे घी 8 प्रहर का, 8 पहरा घी। कितने जन ने सुना 8 पहरा घी? आपने सुना 8 पहरा घी? ऐसा लग रहा है आप अच्छे घर से आ रहे हो, वही घर पर ही सुना होगा ना 8 पहरा। बहुत अच्छा। अब कहाँ से आए हो इसे? शेरपुर धुलिया। शेरपुर धुलिया। साधु संतों का आसपास विहार वगैरह होता रहता है, आना जाना? आना जाना। हाँ, तो घर में कोई आपके होंगे व्रती त्यागी सदाचारी, कोई है? कौन? मेरी चाची है। क्या करती है? व्रती मतलब व्रत लिया है कुछ? ओके ओके, ठीक, बहुत अच्छा। घरों में ये वोकेबलरी बनी रहनी चाहिए। 8 पहरा घी क्या कहते हैं? पहर मतलब होता है 3 घंटा। पहर शब्द नहीं हो, प्रहर शब्द है। प्रहर नहीं समझे? अरे दोपहर शब्द है ना, दोपहर वो बना ही 2 प्रहर से है यार। सूर्योदय के बाद 2 प्रहर के बाद 4 प्रहर दिन की, 4 प्रहर रात के, 8 प्रहर का दिन होता है। 24 घंटे के 8 प्रहर, 1 प्रहर 3 घंटे का, इसलिए उसे 2 प्रहर कहते हैं। नून को कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? देखो बच्चों, आपका बहुत वीक हो आप लोग लगभग सब्जेक्ट्स में, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपको ज़रूरत है और भी फोकस्ड रहने की। जैसे मैं बार बार आपको टोक नहीं सकता, मैं थोड़ा इन शॉर्ट आपको कहता हूँ। लगभग मैं देख रहा हूँ ये विराज है ना, विराज, ये बहुत एक्टिव नहीं रहते, और लगभग प्रारंभ का आधा घंटा इनका वैसे ही चला जाता है, जबकि बुद्धि अच्छी है। अब ये है ना, ये यश, ये निरंतर मुंह में हाथ दबाए रहते हैं, निरंतर नाखून खाते रहते हैं, जबकि आप जानते वही हाथ आपकी जिनवानी को लगने वाला है, अविनय होने वाली है, और ये एटिकेट भी नहीं है। और मैं एक एक चीज कहाँ तक बताऊँ आपको थोड़ा स्पिरिटफुल रहना है, और आगे के बेंच का टेका नहीं लेना है आपको। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ क्या आपको? पढ़ाओ तो कैसे लगेगा आपको? कभी थक गए तो बात अलग है। ये टेकने के लिए नहीं है हमें कोई दिस इज नॉट टू रॉक, समझ रहे? ये तो कभी कोई अवसर पड़े तो वो ठीक है, कभी थकान होती है, लेकिन आप तो बैठते ही एकदम लगभग पूरा भार इस पर डालकर, और आपको निरंतर नोट करना है। आपकी देखेंगे तो मुश्किल से 2 पेज भी आपकी नोट नहीं बनने वाली, मैं गारंटी देता हूँ आपको। और लगभग 4-4 पेज, 5-5 पेज बड़े प्रेम से होना चाहिए नोट्स आपकी। इससे आपका स्पिरिट भी ख्याल में आता है, तो थोड़ा आपको अटैच्ड रहना है, और एक एक चीज जो बढ़ती जाती है फटाफट आपको नोट करना चाहिए। मैं आज आपको जैसे बता रहा हूँ, और एक एक चीज नोट करने जैसी होती है। जैसे मैंने आपको कहा साल कब से, तो मैंने 2 अपेक्षाएं बताई साल के प्रारंभ की। साल कब अंत होता है वो बताना चाहिए, संवत्सर किसको कहते हैं वो बताना चाहिए, इस दिन क्या है वो सब लिखना चाहिए, ये सब नोटेड चाहिए आपके पास। नहीं तो फिर आपका 1 घंटा तो वैसे ही चला जाएगा, उसमें तो कुछ बात ही नहीं है। तो ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ होता है, हम विशेष चर्चा रात में करते हैं। आप विशेष शंकाओं के साथ यहाँ पर आए, नया जोश लेकर आए, नई उमंग लेकर आए, क्योंकि आपकी उम्र की खासियतें होनी चाहिए कि आप में जोश बड़ा होना चाहिए, और आप में जोश ही नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा। और जोश पढ़ने का होना चाहिए, आपको पढ़ने का, कुछ पूछने का। ठीक है, वैसे कोई प्रश्न है बच्चों किसी को? नहीं, बोलो। साल का अंत श्रावण कृष्ण एकम के पहले दिन कौन सा आता है? क्या आता है? श्रावण कृष्ण एकम के पहले दिन कौन सा है? आषाढ़ शुक्ल पूनम। वो दिन, वो साल का अंतिम दिन माना जाता है, इसलिए बड़ा प्रतिक्रमण होता है मुनियों में। वैसे मुनि तो रोज ही प्रतिक्रमण करते हैं, रोज ही। बड़ा प्रतिक्रमण साल का होता है,
बड़ा प्रतिक्रमण एक श्रावक गण करते हैं, समझ रहे हैं? अणुव्रति महाव्रति दोनों प्रतिक्रमण करते हैं साल का बड़ा, उसे कहते हैं संवत्सरी। संवत्सर मतलब होता है 1 साल, अयन मतलब होता है 6 महीने, तभी तो दक्षिणायन उत्तरायण ये वर्ड पड़े, अयन, समझ रहे बच्चों? ये हमारे मूल ग्रंथों के शब्द है, आपको पता होने चाहिए। प्रहर मतलब 3 घंटे, घड़ी मतलब 24 मिनट, प्रहर मतलब 2 घड़ी 48 मिनट। चलिए अभी के लिए इतना ही। ओम निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।